देखो, हम आमतौर पर दो तरह की मूवीज देखते हैं। एक होती है ऐसी मूवीज जो बिना सर पर के होती है, और एक होती है कंटेंट वाली, आसान शब्दों में एकदम अलग और बेहतरीन। पर एक दो ऐसी भी फिल्में होती है जिनमें कंटेंट होता है, साथ ही में मसाला भी होता है, और बेल बॉटम तीसरी कैटेगरी में आती है। और ये मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। अब देखो, स्टोरी है बेल बॉटम की, जिसे एक मिशन दिया जाता है एक हाईजैक हो चुके प्लेन और पैसेंजर्स को बचाने की। मगर प्लेन दुबई में उतरी है और दुबई की गवर्नमेंट को बेकार में खून खराबा पसंद नहीं है। और ये 5 साल में 7वीं बार प्लेन हाईजैकिंग हुआ है, और इसीलिए पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इससे आम लोगों का सरकार के प्रति भरोसा डगमगा जाता है, और पूरी दुनिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट का ओहदा भी छोटा हो जाता है। और इसीलिए सरकार हर तरह की कैलकुलेशन और तरीका आजमाती है ताकि किसी तरह से लोगों को बचाया जा सके। पर सभी तरीकों में बेल बॉटम का तरीका ही काम आता है। अब उन दिनों रोड नई नई बनी थी और उनके पास कोई बहुत बड़े मिशन करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसीलिए बेल बॉटम के क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक किया जाता है कि एक रो का एजेंट जिसके पास नॉलेज तो है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतनी मुश्किल मिशन को कर पाएगा। मगर बेल बॉटम ने एक साथ कई सारे प्लान्स को तैयार रखा होता है, और वक्त आने पर एक के बाद एक प्लान को एग्जीक्यूट करता रहता है, वन बाय वन, एक लेयर की तरह, जिस वजह से मिशन कामयाब होता है बिना किसी कैजुअलिटीज के। मुझे इस फिल्म की एक चीज बहुत ही अच्छी लगी है, और वो है बेल बॉटम की बैक स्टोरी को अच्छी तरह से दिखाना। अब बेल बॉटम का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 80% हिस्सा बेल बॉटम की बैक स्टोरी होती है। पर ये फर्स्ट हाफ बेल बॉटम को एक विलेबल कैरेक्टर बनाती है। बेल बॉटम को ऐसे ही नहीं चुना गया था, वो काबिल था इसलिए उसे चुना गया है। फर्स्ट हाफ बेल बॉटम की काबिलियत को दिखाती है, साथ ही में ये फर्स्ट हाफ बेल बॉटम की मोटिवेशन को दिखाती है। ऐसा नहीं कि बेल बॉटम देश से प्यार नहीं करता, पर रॉ ज्वाइन करने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन काम करता है। स्टोरी लेयर्ड है, और एक के बाद एक जैसे जैसे ये सभी लेयर्ड खुलते जाते हैं वैसे वैसे स्टोरी से एंगेजमेंट बढ़ती रहती है। पर मूवी के एक आधे गाने स्टोरी का मजा खराब कर रहे थे। पर स्टोरी में और शॉकिंग एलिमेंट मिसिंग था। इनफैक्ट मूवी का क्लाइमेक्स उतना बोन चिलिंग नहीं था। मगर इसके बाद भी ये मूवी नई नई चीज़ों को रिवील करती रहती है, और उन नई नई चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करती है, जिससे मूवी रियल लगती है। मूवी में बैक स्टोरी, पास्ट और प्रेजेंट सिनारियो को बैक एंड फोर्थ रख कर ब्लेंड किया गया है, मूवी की फीलिंग को बिगाड़े बगैर। उल्टा यह स्टोरी टेलिंग मूवी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। ऊपर से मूवी में ह्यूमर भी है। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे मूवीज में ह्यूमर आमतौर पर फिट नहीं होता, पर ह्यूमर को ऐसे ऐसे मूवी में ब्लेंड किया गया है कि मजा आता है। स्पेशली आदिल हुसैन का कैरेक्टर एक कुत्ते वाला जोक बोलता है, जो बहुत ही ज्यादा फनी था। ऊपर से अक्षय कुमार तो ह्यूमर के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो तो हम सबको पता ही है। और पिक्चर का बीजीएम सुनकर यकीन नहीं होता कि इसको तानिक बख्शी ने बनाया है। पर बैकग्राउंड म्यूजिक खतरनाक है। बीजीएम इतना धमाल है कि एक्शन सीन्स में मैं बीजीएम की एक एक बीट पर अपना सर हिला रहा था। बानी कपूर का कैरेक्टर मूवी में बहुत छोटा था, और मूवी में अपनी खूबसूरती के अलावा उनका बहुत बड़ा काम भी नहीं था। मगर मूवी के एकदम आखिर में पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट था। इसके बाद मूवी में आदिल हुसैन, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी थी, और तीनों का काम बेहतरीन था। स्पेशली लारा दत्ता ने तो क्या काम किया है। वो मूवी में एक ऐसे रोल को प्ले कर रही है जिनके सामने रियल लाइफ में कोई खड़े होने तक का दम नहीं दिखा सकता था, और उनका काम उनके मेकअप की तरह बेहतरीन है। और इंदिरा गांधी के ऊपर अगर कोई बायोपिक बनी तो मैं इंदिरा गांधी के रोल में लारा दत्ता को देखना चाहूंगा। हुमा कुरैशी का कैरेक्टर दुबई में रॉ की हेल्पिंग हैंड होती है, पर आखिर में उनके साथ एक दुर्घटना घटती है जो देखने लायक था। आदिल हुसैन का कैरेक्टर एक सीनियर रॉ एजेंट होता है, और उनका कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस फील होता है। और अक्षय कुमार इस फिल्म के चार्म है, और पूरा मूवी उनके ऊपर फोकस होता है। मगर उनका कैरेक्टर कोई सुप्रीम बीइंग फील नहीं होता। ऑल्सो उनके कैरेक्टर से बेबी और यालिफ्ट वाली फील आती है। एंड कहा जाता है कि मूवी में अगर विलेन हीरो से ज्यादा शातिर हो तो वो मूवी डेफिनेटली अच्छी होती है। और जैन खान दुरानी एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। पूरे मूवी में उनके कैरेक्टर और बेल बॉटम के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है, जिसे देखकर मजा आता है। हालांकि मैंने सोचा था कि क्लाइमेक्स में हीरो और विलेन के बीच बहुत बड़ी फाइट होगी, पर मेरे ख्याल से मूवी का क्लाइमेक्स जल्दी जल्दी खत्म कर दिया गया है। एंड आई थिंक मूवी का क्लाइमेक्स और भी बेहतर हो सकता था। मूवी में डेंजल स्मिथ ने रॉ के क्रिएटर और रॉ चीफ आरएन कावे का रोल प्ले किया है, और ये उन कुछ लोगों में से एक है जो एक बेहतरीन बायोपिक डिजर्व करते हैं। पर मूवी में उनका बस एक ही डायलॉग था, और बाकी के समय वो बस चुपचाप बैठे थे, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। आई मीन वो इतने ज्यादा आइकॉनिक थे
पर मूवी में उनका ठीक से 2 डायलॉग भी नहीं था। और वीएफएक्स में अगर थोड़ा और काम होता तो मूवी और भी थोड़ा बेहतरीन हो सकती थी। एंड मूवी में हॉस्टेजेस के हॉरर को भी उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है। ज़्यादातर फोकस बेल बॉटम की टीम और बाकी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर था। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जो एंटरटेन करती है, और जैसा कि मैंने पहले बोला है, ये मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी थिएटर्स के अलावा कहीं पर कमाल दिखा सकती है। मतलब थिएटर्स में जितना कमाल दिखाए उतना तो कमाल नहीं दिखा सकती मेरे ख्याल से। ऑल्दो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कोविड में टाइट शेड्यूल में भी एक अच्छी मूवी बन सकती है। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में। तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।